नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में। इस वीडियो में मेनली हम डेफिनेशंस देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सभी की डेफिनेशंस देखेंगे और इनसे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, प्रॉमिसरी नोट को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 4 कहता है, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो इसका मतलब है कि प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में है और बैंक नोट और करेंसी नोट जो है उनको छोड़कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यानी कि पर्सन जो है, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि वो कुछ अमाउंट जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी और पर्सन को। तो प्रॉमिसरी नोट जो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है एनआई एक्ट के, उसमें जो मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है वो प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन सम जो है वो पे करेगा बेनिफिशियरी को, यानी कि या उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को। जनरली जो है प्रॉमिसरी नोट जो बायर होता है वो प्रॉमिसरी नोट देता है सेलर को, यानी कि वो एक अंडरटेकिंग देता है कि मैं इतना अमाउंट पे करूँगा, प्रॉमिस करता है इस डेट को। और इसमें प्रॉमिसरी नोट के केस में कोई भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है सेलर की तरफ से, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसको किसी तरह की एक्सेप्टेंस देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। तो बिल ऑफ एक्सचेंज साथियों क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट के केस में हमने देखा था, जो जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वो प्रॉमिस करता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अलग है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो एक तरह से एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है, साइन कर रहा है और उसको एक्सेप्टेंस देगा। जो पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस देगा इस अनकंडीशनल ऑर्डर पे, अपनी एक्सेप्टेंस देगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि वो एक पर्टिकुलर डेट पे उतना अमाउंट जो कि इसमें मेंशन है बिल ऑफ एक्सचेंज में, उतना अमाउंट पे करेगा टू अ सर्टेन पर्सन और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। जनरली क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है, जो ड्रॉ करता है, वो जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, क्योंकि अगर उसे तुरंत अगर पेमेंट नहीं मिलता है, उसका पेमेंट अगर उधार हो जाता है, उसे बाद में पेमेंट मिलना होता है, तो जो सेलर है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और साइन करता है उसके नीचे। जो बायर है जिसको उसे पैसा देना है, यानी कि जो डेप्टर है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और उस पर अपनी कंसेंस देता है कि इस ठीक है, इस जो आपने ऑर्डर दिया है इस पे मैं अपनी कंसेंट देता हूँ और इस पर्टिकुलर डेट को मैं इतना इतना अमाउंट पे करूँगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। तीसरा आता है चेक, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट में। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड बैंकर and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in electronic form। तो चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन होता है केवल एक स्पेसिफाइड बैंकर पे, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और ये जो है केवल डिमांड पर ही पे किया जाएगा,
जब भी वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा, बैंक में डिमांड की जाएगी, तभी इसका पेमेंट किया जाएगा। और चेक का मतलब है कि इसमें इंक्लूड किया गया है, फिजिकल फॉर्म तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक जो कि क्लियरिंग में यूज़ होता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक विच कंटेन द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अ पेपर चेक। तो कोई पेपर चेक है, उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है, उसको हम चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहते हैं। और ट्रंकेटेड चेक का मतलब है जो चेक ट्रंकेट किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल। जब क्लियरिंग में जाता है उस केस में जो ट्रंकेटेड किए चेक की जो इमेज है वो जाती है, तो उसको हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। अब चेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वेयर नथिंग इज मैंशनड अबाउट अ चेक बीइंग ऑर्डर और बियरर, इट शुड बी ट्रीटेड टू बी अ पेएबल टू ऑर्डर। इट्स कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डर टू बियरर शुड बी विद फुल सिग्नेचर। तो जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है वहाँ पे उसको पेएबल टू ऑर्डर माना जाएगा, और इसको अगर कन्वर्ट करना है बियरर में तो उसको फुल सिग्नेचर के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। चेक ड्रॉन इन डिफरेंट इंक्स, scripts and handwriting would be paid if otherwise in order, and paying bank is in a position to read and understand the instruction of drawer। तो अगर ड्रॉर के इंस्ट्रक्शन क्लियरली समझ आ रहे हैं तो फिर चाहे चेक जो है अलग अलग इंक में भरा हुआ हो या अलग अलग स्क्रिप्ट में हो, हैंडराइटिंग अलग हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, उसकी फिर भी पेमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली समझ में आने चाहिए। Check without a date to be returned by bank, but a holder can complete an inchoate check by filling the date and take the payment of the check। तो चेक अगर कोई ऐसा है जिसमें डेट नहीं है उसको बैंक रिटर्न कर देगा, लेकिन जो होल्डर है अगर उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो उसमें उसको फिल कर सकता है, उसमें डेट फिल कर सकता है, और उसके बाद वो उसका पेमेंट ले सकता है। चेक बियरिंग अ डेट बीइंग हॉलीडे कैन बी पेड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अगर कोई चेक ऐसा है जिस पर डेट जो पड़ी है वो एक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो उसका पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पे किया जा सकता है। कोई चेक ऐसा है जिस पर ऐसी डेट पड़ी हुई है जो आनी ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल डेट है, जैसे कि 31 नवंबर अगर पड़ा हुआ है या किसी पे 30 फरवरी की डेट है, तो ऐसे जो चेक हैं उनको पे किया जा सकता है। जो नेक्स्ट जो प्रायर डेट होगी ना, जो एक्चुअल डेट उस पर पड़ी है उससे प्रायर जो डेट है उस पर उनका पेमेंट किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी चेक पे 31 नवंबर है तो उसको 30 नवंबर को पे किया जा सकता है। A check bearing a date prior to actual date of signing the check or opening of an account is called an antedated check, which is valid and can be paid till it becomes stale check। तो इस तरह का कोई चेक है जिस पे कोई ऐसी डेट है जो डेट अभी आई नहीं है, यानी कि अकाउंट बाद में खुला है और चेक पहले ही जारी किया गया है, तो ऐसी अगर कोई केस है, या फिर कोई चेक ऐसा है जो बाद की डेट का कटा हुआ है, जो अभी डेट आई नहीं है, यानी कि कोई चेक ऐसा है जो पहले की डेट में है, सॉरी, कोई पहले की डेट में चेक कटा हुआ है जो डेट निकल चुकी है, तो उसका पेमेंट किया जा सकता है अनटिल जब तक वो स्टेल ना हो जाए, यानी कि उसके 3 महीने पूरे ना हो तब तक उसका पेमेंट किया जा सकता है। If on the date of presentation, if the validity period of a check has already expired, it is called stale check and cannot be paid। तो स्टेल चेक अगर हो जाता है कोई जिसकी वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया है, यानी कि जो जब प्रेजेंट किया गया तो उसकी डेट जो है ऑलरेडी निकल चुकी है और उसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम स्टेल चेक कहेंगे और उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता है। एज़ पर आरबीआई डायरेक्शन 4 नवंबर 2011 जो है, जो चेक डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जो है अगर वो 3 महीने के बाद प्रेजेंट किए जाते हैं अपनी डेट से, तो उनको पेमेंट, उनका जो पेमेंट है वो बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर कोई चेक स्टेल हो जाता है, यानी कि उसका वैलिडिटी पीरियड जो है 3 महीने का वो निकल जाता है, उसके बाद में उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और जो फ्रेश वैलिडिटी जो है वो नई जो डेट है उसके हिसाब से, रिवैलिडेशन की डेट के हिसाब से चलेगी।
The check which bears a date subsequent to the date on which it is drawn and the date has not fallen due till presentation are called post dated check. तो कोई चेक ऐसा है जिसमें ऐसी डेट पड़ी है जो अभी आई नहीं है, तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे. सच चेक बिकम्स इफेक्टिव ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन द बॉडी ऑफ चेक एंड द ड्रॉअर ऑफ द चेक कैन बी सूड बाय द होल्डर आफ्टर द मेंशन डेट ओनली. तो जब उसकी डेट वो जो डेट उस पर चेक पे मेंशन है वो डेट जब आएगी उसके बाद ही वो चेक रियलाइज़ किया जा सकता है, और जो होल्डर ऑफ द चेक है वो तभी इशू कर सकता है उस पर्सन को जिसने चेक जारी किया है, जबकि वो डेट उसमें जो चेक पे मेंशन है वो डेट आ चुकी हो. अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देख लेते हैं. चेक साथियों कुड बी पेएबल टू बियरर हो सकता है. बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल टू बियरर नहीं होता है, उसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि वो किसको मेंशन है, किसको पेएबल है. कैन बी ड्रॉन ऑन बैंक ओनली. चेक जो है केवल बैंक पे ही ड्रॉन हो सकता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी भी पर्सन पे ड्रॉन हो सकता है. चेक चेक जो है वो एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन ये केवल बैंक पे ही ड्रॉन होता है, तो इसलिए ये अलग है बिल ऑफ एक्सचेंज से. नो एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड. चेक के केस में कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज तभी पूरा माना जाएगा जब उस पर एक्सेप्टेंस हो, यानी कि जो डेप्टर है उसका जिसको पेमेंट करना है वो एक्सेप्ट करे उसको, तभी उसको पूरा माना जाएगा. वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज तभी हम उसको मानेंगे. पेएबल ऑन डिमांड है चेक, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ग्रेस पीरियड अलाउ किया जा सकता है. चेक के केस में ग्रेस पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. चेक क्रॉस्ड भी हो सकता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस्ड नहीं होता. तो साथियों इसमें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हमने जाना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं. इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कई और भी इसमें अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, तो उसमें कवर करेंगे. साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो प्रमोशनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.